ओके बेटा, कंट्रोल अकाउंट में हमने देखा था कि हमें डेटर यानी कि अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिटर यानी कि अकाउंट्स पेबल के अकाउंट को कंस्ट्रक्ट करना होता है। या तो वो उसका एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करने का कहेगा या फिर एंडिंग बैलेंस दे देगा और जो आइटम्स इसके अलावा पोस्ट होते हैं उनमें से कोई फाइंड आउट करने के लिए देगा। नॉर्मली ये होता है कि वो आपको एंडिंग बैलेंस अगर दे दे तो डेटर्स में से आपको क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करनी होती है और क्रेडिटर्स में से आपको क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट करनी होती है। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर अपनी तरफ से डाले हुए इसमें, उन क्वेश्चन नंबर को हम फॉलो करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखें तो 2012 का डाटा ही और पूरे साल का डाटा बोल रहे हैं। फॉलोइंग द अकाउंटिंग डाटा फॉर ईयर 2012 हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रज़ाक सन्स। परचेज लेजर बैलेंस सितंबर 1 2012 का है और नीचे इन्होंने 2012 सितंबर की ट्रांजेक्शन दी हुई है। टोटल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2012, इसका मतलब एक ही महीने का डाटा है। परचेज लेजर अकाउंट मतलब अकाउंट्स पेबल का अकाउंट है। सेल लेजर अकाउंट मतलब ये अकाउंट रिसेबल यानी डेटर का अकाउंट है। अब ये इन्होंने सारी ट्रांजेक्शन हमें लिख के दे दी। सबसे पहले आपको पेपर में ये डिटरमिन करना होगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन सेल्स लेजर यानी अकाउंट रिसेबल में जाएंगी और कौन सी ट्रांजेक्शन परचेज लेजर यानी अकाउंट पेबल में जाएंगी। फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे आप। और नीचे इसने क्या बोला, इसने पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी हमें एंडिंग बैलेंसेस नहीं दिए और नीचे इसने कहा कि परचेज लेजर और सेल लेजर अकाउंट बनाओ। इट मींस कि एंडिंग बैलेंस हमें खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बासित, अभी बासित भाई जो है ना, इनकी तमाम की एंट्रीज हमें बता रहे हैं। टोटल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2012 से जो एंट्रीज आ रही है। जैसे परचेज जर्नल के बारे में आपको क्या बताया था कि अगर परचेज जर्नल लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब होगा हमने मर्चेंडाइज इतने से खरीदी है और उधार पे खरीदी है, तो एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। सेल्स जर्नल लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब होगा इतने से हमने मर्चेंडाइज उधार पर बेची है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न हमने किया है, तो ये परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न जर्नल का मतलब ये होगा कि आपने जो है वो जो खरीदी थी उधार वाली वो वापस की है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड का मतलब कि कस्टमर ने हमें रिटर्न की है, इनवर्ड मतलब अंदर आ रही है ना मर्चेंडाइज वापस, तो ये सेल रिटर्न अलाउंस है। ये ऑन अकाउंट वाला ही होगा, सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश सेल्स की एंट्री आपको बचपन से पता है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश परचेज की पता है, आप बताइए बेटा, आप बताइए एंट्रीज इसके आगे से जो मैं पढ़ रहा था, गौर से सुनो। कैश परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। इसके बाद कैश पेड टू सप्लायर, ये भी आपको पता है अकाउंट सेबल डेबिट के। कैश रिकवर्ड फ्रॉम डेटर, तो ये रिकवरी की एंट्रीज बन सकती हैं। देखिए रिकवरी की 2 एंट्रीज होती है ना, मैं इसमें आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये कलेक्शन के बारे में कह रहा है असल में। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कौन सा डिस्काउंट होता है, सेल्स डिस्काउंट, तो इसकी एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव मतलब परचेज डिस्काउंट अकाउंट पेबल डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। और ये सेट ऑफ का आ गया 12,000, इसमें अकाउंट पेबल कम होकर डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब सेल लेजर अकाउंट में अब हम पहले बनाते हैं सेल लेजर अकाउंट, परचेज लेजर अकाउंट बनाते हैं, सही है। सबसे पहले डेट इंसर्ट करनी पड़ेगी आपको, 2012 सितंबर 1 to सितंबर 30। सितंबर जो है ना वो 30 का होता है 2012। हम इसको आज जल्दी से खत्म करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2-3 क्वेश्चंस करके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे और फिर अपना नया चैप्टर आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सितंबर 1 to सितंबर 30, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो बीच में हमने कर लिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले आप बिगनिंग बैलेंसेस इंसर्ट करेंगे। तो जो हमारे पास अकाउंट पेबल का अकाउंट है ना, परचेज लेजर अकाउंट, इसका बिगनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट में। तो क्वेश्चन में देखिए परचेज लेजर बैलेंस 25,500, तो आप यहाँ लिख देंगे बैलेंस BD 25,500 क्रेडिट में, परचेज लेजर का बैलेंस आ गया। उसके बाद हर वो एंट्री जो अकाउंट पेबल में जाती है ना वो देखेंगे हम। तो परचेज जर्नल क्या एंट्री बनती है, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो ये अकाउंट पेबल में जाती। तो आप क्या करेंगे, एंट्री नंबर, भाई एंट्री नंबर को छोड़ें, आप डायरेक्ट लिख दें कितना है, 5,11,000।
क्या आएगा? परचेज डेबिट, आप लोग करवा रहे हैं मुझे ये, अकाउंट से बिल आएगा। अब देखिए ये चीज हमें पहले मालूम करनी पड़ती थी ना, पिछले क्वेश्चन में ये क्रेडिट परचेजेस हमें मालूम करनी पड़ती थी, और अब ये क्रेडिट परचेज इन्होंने दे दिया। इसके बाद आगे देखें, सेल जर्नल में तो अकाउंट रिसीवेबल आता है, रिटर्न आउटवर्ड ये परचेज रिटर्न है, इसकी एंट्री बनेगी, बताएं? अकाउंट्स पेएबल डेबिट, पेएबल डेबिट होगा ना, रिटर्न आउटवर्ड हम रिटर्न कर रहे हैं तो लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। अकाउंट्स पेएबल डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड, अकाउंटेबल डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, तो अकाउंट पेएबल को डेबिट करेंगे कितने से? 1,23,000 से, और सामने क्या लिखेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। हम वही यूज किया करें जो वो यूज कर रहा है। इसके बाद कैश से रिटर्न इनवर्ट तो अकाउंटेबल की होती है, कैश सेल्स में भी रिसीवेबल पेएबल दोनों ही नहीं आते, कैश सेल्स में तो, कैश परचेजेस में भी रिसीवेबल पेएबल दोनों ही नहीं आते। एंट्री में एंट्री बनाएंगे ना माइंड में, कैश पेड टू सप्लायर, इसकी एंट्री बनती है क्या? अकाउंट्स पेएबल डेबिट 3,40,000, तब अकाउंट पेएबल को 3,40,000 से डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या होगा? कैश। ये आपने पोस्टिंग कर ली। ये बोनस न्यूमेरिकल है, अगर पेपर में ये आपके अपेयर होता है तो ये तो बहुत आसान है। कैश रिकवर्ड फ्रॉम डेटर, ये रिसीवेबल आएगा इसमें, क्योंकि इसकी एंट्री बनती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, ये सेल डिस्काउंट है, इसमें अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक होता है इसका। डिस्काउंट रिसीव परचेज डिस्काउंट, इसकी एंट्री बनेगी, क्या बनेगी? अकाउंट पेएबल डेबिट 5,000 से, और सामने क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव। जो वो टर्म लिख रहा है ना वही लिखें आप, आपको टर्म्स याद करनी है, अब एक ही टर्म से काम नहीं चलेगा। डिस्काउंट रिसीव और परचेज डिस्काउंट दोनों याद कर लें आप। इसके बाद हमारे पास एक ही रह गई सेट ऑफ की, इसमें अकाउंटेबल डेबिट होता है, तो आप 12,000 से अकाउंटेबल डेबिट करें और अकाउंट रिसीवेबल आ गया। ये देखिए नॉर्मल तरीके से हमने जो एंट्रीज माइंड में बना के अकाउंट में पोस्ट कर दी। अब इसका हम करेंगे बैलेंस। बैलेंस करेंगे तो एंडिंग बैलेंस हमारे सामने आ जाएगा। पहले फुटिंग करेंगे, ये डेबिट की फुटिंग आ गई, तो क्रेडिट की फुटिंग करें आप, क्रेडिट की फुटिंग ये आ गई। अब आप देखें, जाहिर सी बात है लायबिलिटी अकाउंट है, और लायबिलिटी अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट में होता है, तो क्रेडिट साइड ही बड़ी होती है। क्रेडिट टोटल को आप दोनों जानिब लिख लेंगे। उसके बाद कमी कहां पर है? डेबिट में कितनी कमी है, इसको माइनस कर लें, ये एंडिंग बैलेंस आ जाएगा 56,500। दिस इज बैलेंस CD, और यहाँ डेट 30 आप लिख देंगे, इस मंथ की लास्ट। फिर इसके बाद यही बैलेंस BD बन जाएगा हमारा। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में आता है, यहां पर आप डेट लिखेंगे क्या? सितंबर के बाद क्या आता है बेटा? अक्टूबर। बैलेंस BD, ये हमारा अकाउंट बन गया। इसको हम एक और तरीके से भी बना सकते थे, यहाँ कंप्यूटेशन फॉर्म में लिखा है ना, कंप्यूटेशन फॉर एंडिंग बैलेंस ऑफ परचेज लेजर अकाउंट। कैसे बनेगा वो? इन दोनों को ऐड करो, बाकी ये चारों इसमें से क्या कर दो? लेस कर दो, तो यहाँ कंप्यूटेशन फॉर्म में बन जाएगा। ये मैं आपको अगर मैंने सॉल्व किया हुआ होगा तो सेंड कर दूंगा। इन दोनों को लिखकर ऐड करो कंप्यूटेशन फॉर्म में, या क्या लिखोगे? बैलेंस BD प्लस क्रेडिट परचेजेस, सब टोटल आ जाएगा। लेस कर दोगे रिटर्न आउटवर्ड, कैश पेड टू सप्लायर, डिस्काउंट रिसीव एंड सेट ऑफ, सेट ऑफ लिखेंगे ना, और फिर लेस करोगे तो यही बैलेंस आ जाएगा 56,500। ये हमने परचेज लेजर अकाउंट बना लिया। अब इसी तरीके से आपको सेल लेजर अकाउंट बनाना है। ज्यादा एंट्रीज किसकी है? अकाउंट रिसीवेबल की है, क्योंकि उसमें राइट ऑफ का चक्कर भी होता है, सही है, उसमें बैड डेट्स वाला भी काम इन्वॉल्व है। सेल लेजर का बैलेंस है 31,200। अब इसे इसमें भी पहले आप डेट इंसर्ट करें, तो यही डेट्स इस अकाउंट में आ जाएंगी, September 1 to September 30। इस टॉपिक के बाद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पेपर में इसका वेटेज अच्छा होता है, और बैड डेट्स भी इंपॉर्टेंट था, इन्वेंट्री भी इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब जो बचे हैं ना टॉपिक, उनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नॉन करंट एसेट का। अब ये कंट्रोल अकाउंट है, छोटा टॉपिक है, पेपर में एग्जामिन हो जाए, आपको तैयारी करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसमें बहुत चीजें हैं। इस तरीके से टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन वो टॉपिक जो है ना पेपर में एग्जामिन बहुत ज्यादा होता है। बैंक रिकंसिलिएशन, करेक्शन ऑफ एरर, उसमें थोड़ी एवरेज चीजें हैं, पेपर में एग्जामिन होता भी है, वो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अभी जो टॉपिक आने वाला है वो बड़ा टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको जान भी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, उसमें भी थोड़ा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट लगा आप इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि
आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मुश्किल नहीं लगेगा। है वो बड़ा खतरनाक टॉपिक, लेकिन उस वक्त तक आप तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि छोटी छोटी सारी चीजें पीछे वाली, अगर आपको नहीं याद, आपको रिसीवेबल नहीं याद, आपको इन्वेंट्री नहीं याद, आपको डेप्रिसिएशन नहीं आता, कंट्रोल अकाउंट नहीं आता, तो फिर कैश फ्लो मुश्किल लगेगा। इस वजह से तमाम चीजें जो है आप रिवाइज करते हैं, जब कैश फ्लो आए तो बस आप बोलेंगे तो भाई सारी चीजें हमें पहले से पता थी। बहरहाल बैलेंस बीडी रिसीवेबल के अंदर कहाँ आता है? डेबिट में। अबू बकर कहाँ है आज? ओके, इसका बैलेंस बीडी कितना है? 31,200, तो आप डेबिट में लिख देंगे 31,200। अब सारी एंट्रीज पोस्ट कर दें। इसमें एक अभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आने वाला है, ये तो मैं इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था ना उसमें एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था और हमने क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स निकाल के टोटल परचेज टोटल सेल निकाली और नेट भी निकाली। ये थोड़ा डिफरेंट है तो इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसके बाद इस जैसे ही एक और न्यूमेरिकल आएगा। अब बताएं इसमें कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक रखती है? परचेज जर्नल नहीं रखती। सेल जर्नल क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 8,61,000, तो अकाउंट रिसीवेबल को 8,61,000 डेबिट करेंगे और सामने लिख देंगे सेल्स। इसके बाद बताइए रिटर्न आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड 1,10,000, क्या एंट्री बनेगी? डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,10,000, तो 1,10,000 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दें और सामने लिख दें रिटर्न। अब मैं ये सेल लेजर अकाउंट बोलूं या अकाउंट रिसीवेबल बोलूं, बात एक ही है ना। आप लोगों को समझाने के लिए मैं अकाउंट रिसीवेबल बोल रहा हूं, हालांकि हमें एंट्री में भी क्या लिखना चाहिए? सेल लेजर अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट सेल्स लेजर क्रेडिट, ऐसा बोलना चाहिए। बहरहाल इसके बाद कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश सेल्स में तो नहीं आते अकाउंट रिसीवेबल, कैश परचेज में भी नहीं आता, कैश पे टू सप्लायर में भी नहीं आता। ये कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है 7,50,000, कैश डेबिट सेल लेजर क्रेडिट 7,50,000, तो यहां आ जाएगा हमारे पास क्या? कैश। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव में से कौन सा? डिस्काउंट अलाउड, क्या एंट्री बनेगी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट सेल लेजर क्रेडिट, तो यहां पे लिख देंगे हम डिस्काउंट अलाउड। इसके अलावा एक रह गया हमारा सेट ऑफ, इसमें अकाउंट रिसीवेबल फिर क्रेडिट होता है 12,000 से। एंट्री याद है ना आपको? ये हलवा लगेगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और यहां लिख देंगे परचेज लेजर। परचेज लेजर लिख दें, अकाउंटेबल लिख दें, एक ही बात है। वहां भी जो ऊपर क्वेश्चन था यहां पर हम लिख सकते थे क्या? सेल्स लेजर। सही, एक ही नाम है ये, एक ही चीज। अब क्या करेंगे आप? खत्म सारी ट्रांजेक्शन, अब आप फूटिंग कर लेंगे दोनों साइड्स की। और रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट में आता है क्योंकि ये एसिड अकाउंट है। इसी तरीके से क्रेडिट की भी फूटिंग कर लेंगे आप। तो फूटिंग बड़ी कहां की है देखें? क्रेडिट साइड की या डेबिट साइड की? डेबिट साइड की, तो फिर ये दोनों जगह कॉपी कर लेंगे आप। और कमी कहां पर है? क्रेडिट में कितनी कमी है? इसके लिए आप टोटल में से माइनस कर लेंगे। कोई ट्रांजेक्शन रह तो नहीं गई ना? सही है। बैलेंस सीडी और यहां डेट आ जाएगी 30 और बैलेंस सीडी। ओके, थैंक यू। इसके बाद यही बैलेंस जो है यहां आ जाएगा बैलेंस बीडी और डेट आप लिखेंगे October 1। देखिए कितना आसान था ये। पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ और किया था, इसमें कुछ और किया। अब आप आगे आइए। पिछला क्वेश्चन लास्ट क्लास में हुआ था ना भाई, अभी थोड़ी किया। ये वाला क्वेश्चन देखें 5। ये सवाल भी, इसमें एंड बिगनिंग और एंडिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए क्वेश्चन 5 में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू बी एंड डी ट्रेडर फॉर द मंथ ऑफ जून 2012। डेटर का बिगनिंग बैलेंस जून का डाटा है, आई थिंक, हाँ जून का ही डाटा है बस। डेटर का बिगनिंग बैलेंस दिया 6,000। अब डेटर की ट्रांजेक्शन बताए कौन कौन सी है? काउंटर सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स, यानी काउंटर पे बेच दिया तो इसे कैश लेके बेचा है नॉर्मल, तो काउंटर सेल्स लिखा है 6,000, इसका मतलब है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। डेटर्स अकाउंट रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ की एंट्री बनाओगे ना, क्या बनेगी? अलाउंस ऑफ डेटर्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट। और कौन सा है? अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक और कौन सा रखता है? बस खत्म। फिर उन्होंने एंडिंग बैलेंसेस दे दी। अब ये पूछ क्या रहा है? देखिए मैं इसमें काम क्या क्या पूछ रहा है वो? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ। इसने बिगनिंग एंडिंग बैलेंसेस दे दिए ना,
तो क्रेडिट सेल गायब कर दी, वही माइनस करके निकालेंगे हम, जैसे लास्ट टाइम हमने अकाउंट की मदद से निकाला था। फिर टोटल सेल पूछ रहा है, इसमें क्या करेंगे, क्रेडिट सेल कैश सेल्स को ऐड कर लेंगे। एक और इससे आगे जा सकता था, ये आपसे बोलता कि नेट सेल्स निकालो, तो नेट सेल में हम क्या करते थे, टोटल सेल आई उसमें सेल एंड सेल डिस्काउंट माइनस कर देते। इसमें ये परचेज लेजर का काम भी करवा सकता था क्रेडिटर का, तो मैं इसमें डेटर का करवा देता हूँ, क्रेडिटर का आप लोग कर लीजिएगा, बल्कि सोल्यूशन जो भेजूंगा ना उसमें क्रेडिटर का काम भी हुआ होगा, तो एक ही तरीके से काम होगा। ये भी करवाऊं या नहीं करवाऊं, ये सवाल ये करें हम सवाल, ये फिर हम आगे करें दूसरा कोई बड़ा सवाल, ये मेरे ख्याल में आप लोग कर सकते हैं, सही है। तो इसमें आप दो तरीके से करेंगे, आप क्रेडिट सेल्स निकाल के टोटल सेल निकालें और नेट सेल्स भी निकालें, तीनों काम करें। फिर क्रेडिट परचेजेस निकाल के टोटल परचेज निकालें और फिर नेट परचेजेस भी निकालें। इसके बाद ये सही, आपके सारे 5 पेपर। पहली एंट्री काउंटर सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स, कैश पे बेचा है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जो डेटर है ना, डेटर से कलेक्शन 14,000 की हुई है, वो है कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा बेटा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगी चीज। अब आप समझ रहे हैं कि भाई हो रहा था, मुझे तो समझ में आ रहा था, ऐसे नहीं होगा। इस क्वेश्चन को निकालें, राइटिंग में सॉल्व करें। बी वाला भी 5 पेपर की क्वेश्चन है आपके, इसमें देखिए वही जो ऊपर मांगा है ना वही चीज की है, लेकिन क्रेडिट परचेजेस और टोटल परचेजेस मांग रही है, वैसे ही सवाल है। तो आप दोनों सवाल में, अच्छा इसमें सिर्फ अकाउंट पेबल का ही बैलेंस दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ परचेजेस का ही काम हो सकता है, जबकि ऊपर दोनों काम हो सकते हैं। तो ऊपर दोनों कीजिएगा और नीचे परचेज वाला काम कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा ये। अगर आपने अभी छोड़ दिया ना, आप कंट्रोल अकाउंट को कभी भी नहीं उठाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन आ जाएगा, फिर आ जाएगा वो करेक्शन ऑफ एरर, फिर वो आ जाएगा हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एंट्री। ये नाम ज्यादा है, काम इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन और करेक्शन ऑफ एरर में है बस, बाकी चीजों के काम आपको पहले से आते हैं। अगर आपको एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट याद है तो। अकाउंटिंग साइकिल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए हमने अकाउंट बनाना अकाउंटिंग साइकिल में ही सीखे थे, कंट्रोल अकाउंट उसी की वजह से तो हो रहा है। चले आ जाए, ये सवाल करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं करवाऊंगा। इसमें वो चीज भी है जो हम कर रहे हैं। क्या बोल रहा है नीचे देखें, सेल लेजर अकाउंट बनाओ, परचेज लेजर अकाउंट बनाओ। आइए पढ़ते हैं इसको। इस जैसा एक और सवाल करवाऊंगा मैं आपको। द फॉलोइंग डाटा, ये भी आपके 5 पेपर का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू परचेजेज एंड सेल्स ट्रांजेक्शन ऑफ अल मारूफ हनी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2014। 14 का पूरा ईयर है, देखिए ऊपर जनवरी 1 के बैलेंसेस दिए हुए और नीचे दिसंबर 31 के बैलेंसेस दिए हुए। जरा गौर से अपना दिमाग खोल के इस क्वेश्चन को मेरे साथ कीजिएगा, सही है। सेल लेजर बैलेंस जनवरी 1, 2014 डेबिट। अब मुझे बताएं सेल लेजर मतलब क्या है, अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल? हाँ, इसका बैलेंस होता है डेबिट में, और परचेज लेजर का बैलेंस होता है क्रेडिट में, क्योंकि वो अकाउंट पेबल होता है। अब ये बोल रहा है सेल लेजर बैलेंस जनवरी 1 का डेबिट में दिया हुआ है 52,120, और उसी का बैलेंस क्रेडिट में भी दिया हुआ है 3,000। ये कहां से क्रेडिट में कैसे आ गया? बैलेंस क्रेडिट में है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस देखिए ना 52,120, बैलेंस का मतलब पता है आपको? इसका मतलब है 52,120 रुपीज आपको कस्टमर से लेने हैं। ये बैलेंस है बेटा, ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सेल लेजर का जो बैलेंस आ रहा है Jan 1 का क्रेडिट में 3,000, इसका मतलब क्या है? कस्टमर दे दिए, जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा। नहीं भाई, अलाउंस फॉर बैड का मतलब क्या होता है? ये तो बैलेंस है, बैलेंस, ये ट्रांजेक्शन थोड़ी है जी। आई टोल्ड यू, आपने रेसिपी में पढ़ा है ये। बताना क्या है, मैंने आपको बताया है कि भाई सेल लेजर अकाउंट के 2 बैलेंसेस दे रहा है। आज से पहले अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट क्लास में एक करवाया, अभी एक करवाया था, उसमें सेल लेजर अकाउंट का डेबिट ही बैलेंस आता है। डेबिट का मतलब होता है कस्टमर से पैसे लेने। यहां पर ये क्रेडिट में बैलेंस आ गया 3,000, 2 बैलेंस ही था, दोनों जाएंगे अकाउंट में। ये 52,120 है ना, ये डेबिट में लिखेंगे अकाउंट के, और 3,000 क्रेडिट में लिखेंगे। इस क्रेडिट बैलेंस का मतलब बताएं। हाँ, मतलब तो यही निकलेगा कि 3,000 कस्टमर को देने। क्यों देने? हम कस्टमर को पैसे देते फिरेंगे क्या? हाँ,
मीन स्टेट कहाँ से आ गया यार, क्या हो जी, सही से बोलो ना इसको। एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ये, मतलब हमने 52,120 रुपीज तो हमें फॉर एग्जाम्पल 50 कस्टमर से लेने हैं, 2 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस भी दिया हुआ है, तो हमको करना क्या चाहिए था, हमें अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था ना, हमें तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर डालना चाहिए था, तो इसका बैलेंस खुद ब खुद सही आता फिर। लेकिन इन्होंने दोनों बैलेंसेस अलग अलग रखे हुए, ऐसा करते हैं लोग, रिसीवेबल को, डेबिट वाले को रिसीवेबल को अलग रखते हैं, क्रेडिट वाले रिसीवेबल को भी अलग रखते हैं। क्रेडिट वाला रिसीवेबल का मतलब है पैसे लेने नहीं है, देने। कस्टमर ने हमें 10,000 देने थे तो 13,000 रुपए हमें दे दिए, जिसकी वजह से रिसीवेबल का बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा। तो वो कंट्रोल अकाउंट में ना 2 बैलेंसेस लेके चलते हैं, डेबिट भी क्रेडिट भी। डेबिट शो कर रहा होता है इतने लेने, क्रेडिट शो कर रहा होता है इतने देने। देखें ऐसे, अभी ये कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है ना ये। 5th क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ आ गए, हम यहाँ पर ये रिसीवेबल के अकाउंट को क्या कह रहे हैं, सेल लेजर अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल लेजर अकाउंट, रिसीवेबल का अकाउंट है। पहले डेट लिखते हैं, इसका डेट क्या है, 2014 जनवरी 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल सवाल है, मतलब मुश्किल नहीं है ये, कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से सबसे बड़ा चीज है इसमें, Jan 1 to December 31। यानी उम्मीद ये है कि इससे मुश्किल सवाल अब आपको नहीं देगा। Jan 1 to December 31। और जब भी पेपर में कोई ऐसी चीज आपको नजर आए ना जो आपने कभी पहले नहीं देखी, तो फिर आपको अपना IQ यूज करना होता है, सही, और अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए आपको कुछ बनाना होता है, और ये आपका काम है एज अ लर्नर। ये आपको आना चाहिए कि आप कैसे करेंगे इसको। अच्छा, ये बता रहे हैं कि सेल लेजर का बैलेंस डेबिट में है, ये बैलेंस BD हो गया, कितना है 52,120। फिर वो बता रहा है कि क्रेडिट में ही बैलेंस है, तो ये भी बैलेंस BD है, दोनों बैलेंस BD है 3,000। अब इस अकाउंट को देख के हमें 2 बातें मालूम चल रही हैं, 52,120 लेने हैं, 3,000 देने हैं। ये लायबिलिटी है असल में, लायबिलिटी को इन्होंने रिसीवेबल के अंदर ही डाल दिया। अब जब साल का एंड होगा ना, तो साल के एंड भी वो 2 बैलेंसेस देगा। फिर बाद में जब हम गुड्स देंगे तो रिसीवेबल जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, तो रिसीवेबल खत्म हो जाएगा ना, उनका 0 हो जाएगा। अभी हमें ये देखना है कि हम इसको सेल लेजर अकाउंट में कैसे टैकल करेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, आप टैकल कैसे करेंगे, दोनों को इधर डेबिट क्रेडिट में लिख दिया, सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट करो, फिर एंड में 2 बैलेंसेस आएंगे आपके दोबारा, एक क्रेडिट वाला देगा, एक डेबिट वाला देगा। अब मुझे बताएं रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो कहाँ आता है, लाइन के नीचे डेबिट में और लाइन के ऊपर क्रेडिट में। ये नॉर्मल बात है ना। तो जो क्रेडिट वाला बैलेंस देगा उसका क्या करोगे, पूरी बात करनी थी ना। मतलब मैंने बताया कि रिसीवेबल का जो बैलेंस आता है, अभी आप देखें, ये हमारा सेल लेजर अकाउंट था ना, इसके अंदर बैलेंस लाइन के नीचे आता है डेबिट में और लाइन के ऊपर आता है क्रेडिट में। तब आप सेल लेजर अकाउंट बनाएंगे ना आप, तो एक डेबिट वाला बैलेंस देगा वो, और डेबिट वाला बैलेंस आप कहाँ लिखेंगे, लाइन के नीचे डेबिट में और लाइन के ऊपर क्रेडिट में। और जो क्रेडिट वाला बैलेंस देगा उल्टा करेंगे ना उसका काम, लाइन के नीचे क्रेडिट में और लाइन के ऊपर डेबिट में, यानी 2 जगह बैलेंसेस जाएंगे उसके। जब मैं एंडिंग बैलेंस डालेंगे तो 2 जगह बैलेंसेस जाएंगे, और अगर वो दोनों में नीचे आएगा, क्योंकि बैलेंस तो आता ही नीचे है, लेकिन एक डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। जो डेबिट में आएगा लाइन के नीचे वो अमाउंट को शो कर रहा होगा जो लेने हैं, और जो क्रेडिट में आएगा लाइन के नीचे वो शो करेगा उस अमाउंट को जो देने हैं। मतलब क्रेडिट में जो बैलेंस आ रहा है ना वो रिसीवेबल में तो है, लेकिन असल में वो लायबिलिटी है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, सही है। अभी देखिए, इसको जरा लेके चलते हैं क्वेश्चन को। ये हमने बिगनिंग बैलेंसेस डाल दिए। क्या आप बिगनिंग बैलेंस जो है वो पोस्ट कर लेंगे अगर सेल लेजर और परचेज लेजर के 2 बैलेंसेस दिए जाएं, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो आप क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में। अब चीज नॉर्मल हो जाएगी। अब आप मुझे ये बैलेंसेस को छोड़ दें, एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर। अब इसकी एंट्रीज बता रहे थे, जैसे एंट्रीज हम पोस्ट करते थे ना वैसी होती चली जाएंगी। चले बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखा करो कि क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट सेल्स गिवन है या नहीं है? परचेज भी गिवन है और क्रेडिट परचेज भी, क्रेडिट सेल भी। इसका मतलब है वो वाला काम माइनस प्लस करने वाला तो हमें शायद नहीं करना पड़े, शायद। सही, एंडिंग बैलेंस दिए हुए, लेकिन एक एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, तो देखें सेल लेजर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट वाला नहीं दिया हुआ। जब उसने ऊपर दोनों बैलेंसेस दिए ना, सेल लेजर का डेबिट भी क्रेडिट भी,
तो नीचे भी वो दोनों बैलेंसेस देगा, डेबिट भी क्रेडिट भी। नहीं देगा तो इसका मतलब है दूसरा हमें खुद निकालना है। आज से पहले क्या हो रहा था, डेबिट में ही बैलेंस होता था सेल लेजर का, वो हम माइनस प्लस करके निकाल लेते थे। अब क्योंकि दो बैलेंस ही होंगे ना तो एक देगा वो, वरना अगर दोनों गायब कर दे तो फिर हम अकाउंट को बैलेंस नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से आपको एंडिंग बैलेंस में कोई एक देगा, क्रेडिट वाला या डेबिट वाला कुछ ना कुछ देगा आपको। चले पहले तो उसको नॉर्मल तरीके से करते हैं। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ये तो अकाउंट पेबल में जाता है। चेक फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल को ही कहते हैं। कस्टमर से पैसे मिल गए जी, कस्टमर से पैसे मिल गए ना, क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट, बैंक डेबिट कर लो, लेकिन चेक हमने जमा नहीं करवाया बैंक में। जब तक चेक जमा नहीं करवाया कैश ही कहते हैं। कैश डेबिट कितने से हो जाएगा ये? 3,02,000। तो आप यहाँ पे आएंगे 3,02,000 से कैश डेबिट और सेल लेजर अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया। अगली, ये आसान टॉपिक है या इजी टॉपिक है? अच्छा, आसान इजी एक ही होता है, आसान भी है और इजी भी है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको एंड में खा जाएगा, मुश्किल हो जाएगा फिर। इसी वजह से हाथ के हाथ इसको निपटा देना आज। तभी आप देखिएगा डेप्रिसिएशन शुरू होगा तो क्या होता है जी। अब इधर बताएं, थैंक यू सो मच। इसके बाद कौन सी एंट्री है? सेल्स ऑन क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 3,27,500। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे 3,27,500 से, और सामने देखिए ये इन्होंने गिवन दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में मजा आए। क्या चीज? हाँ, 1,500 से क्रेडिट हो जाएगा सेल लेजर अकाउंट, और सामने क्या आएगा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सही, ये भी हो गया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 13,000। तो 13,000 से आप ये क्रेडिट करेंगे और सामने लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड। बहुत आसान। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों? कस्टमर को वापस कर रहे हैं या कस्टमर हमें वापस करेगा? क्या आएगा? रिटर्न इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा? अरे भाई, अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक किसका होता है? इनवर्ड का। सही है, तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितना? 9,000। तो 9,000 से इधर लिखेंगे और सामने क्या लिखेंगे? रिटर्न इनवर्ड्स। इसके बाद बताओ कुछ है? हाँ, नीचे देखे, नीचे ड्यूरिंग द ईयर, ये नीचे ऊपर नीचे सब पढ़ लिया करो भाई, पता चल रहा है क्वेश्चन पूरा कर लिया, नीचे पढ़ा रहे ये भी दिया हुआ है तो ऊपर ही क्यों नहीं दिया? देखिए, ड्यूरिंग द ईयर डेबिट बैलेंस इन सेल लेजर अकाउंट अमाउंट टू 3,500 बट ट्रांसफर टू परचेज लेजर, ये सेट ऑफ है, ये सेट ऑफ है। बस सही है ना भाई, हो गया। कितने का सेट ऑफ है? 2560, देख लें 2560। तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 2560 और सामने आ जाएगा परचेज लेजर, यानी कि अकाउंट पेबल। अब मुझे बताएं आप, ये तो हमने कर दिया काम। अब बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट सेल तो मालूम थी, सब कुछ मालूम था। अब हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए पहले हम देखेंगे, उसने हमें एक बैलेंस दिया हुआ है, सेल लेजर का बैलेंस दिया हुआ है 1250। क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? अब इसे मैं कहां लिखूं 1250 को? बताइए। बैलेंस नहीं हो सकता जब तक ये बैलेंस नहीं लिखेंगे। कहां पर? लाइन के नीचे कहां आएगा? लाइन के ऊपर कहां आएगा? क्रेडिट साइड पर लाइन के नीचे आएगा, क्योंकि क्रेडिट जो अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट में लाइन के नीचे लिखना होता है, डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में लाइन के नीचे लिखना होता है। ये आपको डेबिट बैलेंस भी दे सकता था। क्रेडिट बैलेंस दिया 1250 लिखेंगे यहां पर भी, और यहां पर लाइन के ऊपर 1250। किसने बुलाया? वो तो मुझे मालूम है, बुलाया किसने? इनके ये कस्टम वाला किसको कहता है? एक दफा एक बच्चे की कॉल आ गई, पुरानी बात है, एकेडमी में रोजाना उसकी कॉलें आ रही है। बोला किसकी कॉल आती है? बोला अब्बू की कॉल आ गई। तो फिर मैंने एक दिन पकड़ लिया मोबाइल उसका, दिखाओ जरा, बात करवाओ अब्बू से। बात की तो वहां पे कोई दोस्त बात कर रहा है उसका, तो उसने दोस्त के नंबर को अब्बू के नाम से सेव किया हुआ है। मतलब आप अपने काम के लिए कुछ भी कर लो और फिर वो दिखाने लगे अब्बू की कॉल है, और जाके बाहर 15-20 मिनट जाया करके आते थे।
बहरहाल तो ये पता नहीं इनके कस्टम वाले कौन है जी। लाइन के ऊपर आपको मालूम है हमेशा सीडी बैलेंस होता है, तो आप क्या लिखेंगे? नहीं, मैंने आपको सही वाक्य सुनाया, वाक्यात मेरे पास बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये सीडी आएगा और ये बीडी जी, उसने दिया है ना हमें बैलेंस। आ गए कहाँ? ये तो सेट ऑफ का अमाउंट है। ये हमने गलत लिख दिया 3500। थैंक यू सो मच। एक बच्ची जाग रही है, बाकी सही है सारे अमाउंट। अच्छा अब देखिएगा, अब आप मुझे बताएं, अगर ये अमाउंट मुझे मालूम, डेबिट बैलेंस नहीं दिया ना उसने, अगर डेबिट बैलेंस दे दे तो यहाँ पे आएगा ना वो, और यहाँ पर भी आएगा, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया ये। अब अगर डेबिट बैलेंस मुझे दे दे तो फिर ये साइड तब कंप्लीट होगी जब ये बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इस साइड पर मजीद कुछ आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कौन सी साइड अभी कंप्लीट है हमारी? डेबिट साइड हमारी कंप्लीट है। डेबिट में एक ये अमाउंट है, एक ये अमाउंट है और एक ये वाला अमाउंट। इसको अगर हम सम करें ना तो डेबिट का टोटल आ जाएगा। क्रेडिट का टोटल अभी नहीं आ सकता, उसकी वजह यह है कि यहां पर एक अमाउंट आना है, वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि लाइन के ऊपर वाले अमाउंट टोटल होते हैं। लाइन के जितने भी ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने भी अमाउंट होते हैं ना, उनको सम किया जाता है। यहां पर अब मजीद लाइन के ऊपर कोई अमाउंट नहीं आना है, जबकि यहां पर लाइन के ऊपर एक बैलेंस आना है जो मौजूद नहीं। इसका मतलब है दिस साइड इज कंप्लीट। तो बस हम क्या करेंगे, इस साइड को टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद टोटल तो मालूम चल गया, यही टोटल यहां कॉपी कर देना है आपने। अब जब ये टोटल आपको मालूम चल गया तो अब यहां पर जो बैलेंस आना है वो निकल जाएगा ना। ये कौन सा बैलेंस होगा? बैलेंस बीडी सीडी। भाई क्या हो गया, ये लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर वाला बैलेंस सीडी होता है। कैसे निकलेगा बेटा? इस अमाउंट में से माइनस करेंगे सम, किसका? इन तमाम का सम। तो ये आ गया 48870 और यही बैलेंस यहां पे कॉपी हो जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखा दूंगा ये काम, आप फिक्र नहीं करें। और ये यहां पर क्या आ जाएगा? बैलेंस बीडी। और यहां पे आप डेट्स डाल देंगे, आप डेट्स हम बाद में डाल देंगे, आपको दोबारा मैं इसका बैलेंस करके दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले अगर क्रेडिट में और डेबिट में दोनों में बैलेंसेस दिए हो बिगिनिंग, तो आप डेबिट बैलेंस डेबिट में लिख लेंगे जैसे हमने लिखा है, और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिख लेंगे। फिर सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दें। फिर एंडिंग बैलेंसेस में अगर वो दोनों बता दें फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन वो आपको एक बैलेंस दे रहा है यहां पर सेल लेजर का क्रेडिट वाला, और जब क्रेडिट वाला दे रहा है तो आप खुद एज्यूम करें असल में तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट में होता है। इसका मतलब है डेबिट बैलेंस छुपा लिया उसने। तो और अगर फॉर एग्जांपल दो बैलेंसेस ऊपर दिए हो और एक बता दे दूसरा ना बताए, इसका मतलब है उसने नहीं बताया, छुपाया, आपको करना है। हत्ता कि वो ये बोल ना दे कि एंड में सिर्फ डेबिट वाला बैलेंस बचा है, क्रेडिट वाला बैलेंस नहीं बचा। अगर ऐसा बोल देगा तो फिर आप यही एज्यूम करेंगे कि सिर्फ डेबिट वाला ही बैलेंस बचा है। कुछ ना बोले इसका मतलब है ऊपर दोनों बैलेंसेस और नीचे भी दोनों बैलेंसेस होंगे। अब इसने सेल लेजर का हमें 1250 क्रेडिट वाला बैलेंस दे दिया। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि इसको लाइन के नीचे लिखना है क्रेडिट साइड पर, और लिख देना है कि भाई ये बैलेंस बीडी है, और यही बैलेंस बीडी यहां पर लाइन के ऊपर आएगा। इधर लिख देंगे बैलेंस सीडी। अब फिर अब यहां पे डेट्स लिख दें आप। सीडी में डेट आती है इस महीने की लास्ट 31, और बीडी में डेट आती है अगले महीने की फर्स्ट, जो कि क्या होगी 2015 Jan 1। जैसा एक और सवाल करवाऊंगा। अब जब ये हो जाए ना तो आपको ये देखना है कौन कौन सा अमाउंट आना रह गया। डेबिट साइड पे यहां पे अमाउंट आना रह गया और क्रेडिट साइड पे यहां पे अमाउंट आना रह गया। तो लाइन के ऊपर कहां पर कमी है? क्रेडिट साइड पर कमी है। डेबिट साइड पे सारी चीज कंप्लीट हो गई, तो आप डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे और वही टोटल फिर क्रेडिट साइड के टोटल में भी कॉपी कर देना है आपको। फिर जब ये हो जाए तो अब बैलेंस कैसे मालूम होगा? डेबिट वाला ये टोटल निकल गया तो यहां पर सिर्फ एक ये टोटल आना बैलेंस आना रह गया ना। तो आप क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे ऊपर जितना भी अमाउंट है उन सबके सम को। तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। इसको आप लिख देंगे लाइन के ऊपर है, इस वजह से बैलेंस सीडी, और यहां डेट लिखेंगे इस महीने की लास्ट, दैट इज December 31, और यही बैलेंस यहां ट्रांसफर हो जाएगा और यहां आप लिख देंगे बैलेंस बीडी। ये अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए। बैलेंस बीडी और यहां डेट लिख देंगे आप 2015 Jan 1।
देखिए पेपर दे के आप बाहर आए ना, आप बोले हाँ यार पेपर दिया पास होकर आपको अपने ऊपर फख्र हो, आप दूसरों को बोल रहे हैं ऐसे दिया, वो बोले हाँ दे दिया पास हो गया, बोले हमारा वाला पेपर देते ना फिर पता चलता तुम्हें, ये तो बहुत आसान आया था, हमारा वाला पेपर आया था जबरदस्त, अपनी बात नहीं कर रहा आपको बोल रहा हूँ। ओके, हमारे पेपर में एक क्वेश्चन आया था जैसे कि नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स दीजिए, वो क्लोजिंग एंट्री से रेलेवेंट है ये। अब देखिए कहां से कोने से इन्होंने एक सवाल निकाल लिया, नॉमिनल रियल अकाउंट बताओ। अभी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सेल लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर शो करता है, पूरा थोड़ा सा आप बताएंगे ना। और दिस इज नॉट एसिड, दिस इज लाइबिलिटी, लेकिन एसिड के अकाउंट में है ये। बहरहाल अब हमें बनाना है परचेज लेजर अकाउंट। अभी करंट पड़ी होती है ना, चीजें याद होती हैं, बाद में आपको याद रखना है। परचेज लेजर अकाउंट, अच्छा अकाउंट पेबल का अकाउंट, देखिए इसमें भी इन्होंने शुरू में दोनों बैलेंसेस दिए हुए, डेबिट भी और क्रेडिट भी। आप मुझे बताएं कि हम सेल परचेज लेजर अकाउंट यानी अकाउंट पेबल है ना, इसका बैलेंस कहां पर होता है, क्रेडिट में होता है डेबिट में होता है, क्रेडिट में होता है। डेबिट में भी दिया हुआ है ना उन्होंने, डेबिट का बैलेंस क्या शो कर रहा है कि हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, तो हम पर लायबिलिटी नहीं है, वो पैसा हमें लेना है उससे या उसके अगेंस्ट गुड्स मिलेंगे, जो भी होगा। ये वही उल्टा हो गया ना उसका, एडवांस टू सप्लायर। जिस तरीके से हमें एडवांस मिलता है ये एसिड है, एडवांस टू सप्लायर इज एसिड, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज लायबिलिटी। ये बातें याद रखिएगा। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गया ये टाइटल एडवांस टू सप्लायर, तो सप्लायर का नाम सुन के तो आपके दिमाग में लायबिलिटी आती है, हालांकि एडवांस टू सप्लायर एसिड है। लेकिन प्रीपेड सर्विसेज, प्रीपेड का टाइटल सर्विसेज के लिए यूज होता है। हाँ तो एसिड तो जब ही होगा ना जब तुम्हें समझ में आएगा कि ये एसिड है, लेकिन इसको प्रीपेड के टाइटल से नहीं लिखते, प्रीपेड का टाइटल आता है सर्विसेज वाले के लिए। चले हाँ बोले, पूछे। चले अब इस क्वेश्चन को हम मैनेज करते हैं। आइए सबसे पहले तो आप इसमें डेट्स लिख लीजिए, डेट्स लिख लें, ऊपर से डेट्स कॉपी कर लेते हैं, हाँ कम टाइम लग जाता है हमारा पे। ओके, अब मुझे आप जो है बैलेंसेस लिखवाने। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है ये, परचेज लेजर अकाउंट यानी अकाउंट्स पेबल का अकाउंट है। सबसे पहले आप देखिए इसका क्रेडिट बैलेंस दे रहा है, डेबिट बैलेंस दे रहा है 1650, तो डेबिट में लिख दो इसको 1650 और यहां आ जाएगा बैलेंस बीडी। फिर इसका ये क्रेडिट बैलेंस दे रहा है कितना 35250, ये क्रेडिट में लिखते हैं आप 35250 और यहां आ जाएगा बैलेंस बीडी। ये आपने बैलेंस लिख दिया। अब इसमें क्या करना है वो अपना वाला काम, सारी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर दो। आइए जरा बनना है पेमेंट टू ट्रेड पेबल, क्या एंट्री बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो 2,85,000 से आप अकाउंट पेबल को डेबिट कर दें और सामने कैश। देखिए अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल को अलग से पढ़ाने का मकसद मैंने पहले बताया था ना आपको, ये एक अलग से जॉब है। अकाउंट पेबल एग्जीक्यूटिव और अकाउंट रिसीवेबल एग्जीक्यूटिव की अलग से जॉब होती है ऑर्गेनाइजेशन में। अकाउंट डिपार्टमेंट में इस चीज को करने के लिए अलग से बंदे रखते हैं। इसके अंदर सब्सिडी लेजर भी बने होते हैं ना, इसको मैनेज करना मुश्किल है भाई। आपको टाइम पर सप्लायर को पेमेंट करनी है वरना डिस्काउंट आप लॉस कर देंगे, कस्टमर से टाइम पे कलेक्शन करनी है वरना कस्टमर तो बैठा रहेगा, वो तो ये बोल देगा अरे आपने रिमाइंड ही नहीं करवाया, हम तो बैठे हुए थे, आप बोलेंगे हम इंशाल्लाह भेज देंगे पैसे, वो तो ये बोल देगा आपको फौरन टाइम पैसे लेने। देखे ना, अगर आपने एक कस्टमर से 10 दिन तक 10 करोड़ रुपया रिसीव नहीं किया, आप जब जाएंगे ना इतने रुपए होंगे ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 करोड़ रुपया वो 10 दिन कहीं रख के इंटरेस्ट कमा के बैठा हुआ है, वो इंटरेस्ट आपने लॉस किया और वो इंटरेस्ट हो सकता है आपकी सैलरी से भी ज्यादा हो, तो आपका ऑनर बुला लेगा आपको कि 10 दिन तुमने वो पैसा उससे लिया नहीं, उसने उस पर इंटरेस्ट कमाया, हमारा उससे कॉन्टेक्ट हुआ नहीं है इंटरेस्ट का, अब वो जो इंटरेस्ट लॉस हुआ है वो कहां से लाओगे तुम? अगर वो अमाउंट आया था ना तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता ना उसका, अगर वो जमा हो जाता। देखिए बड़े मसले हैं इसमें, इतना आसान नहीं है। आपको सुबह भी शाम में भी देखने पड़ेंगे सारे अकाउंट खोल के, भाई किससे पैसा देना है, किसको देना है, शीट्स बना के रिसीवेबल पेबल की चलना पड़ेगा। देखने में कितना आसान लग रहा है काम करना है यहाँ पर पढ़ते वक्त, जब काम करेंगे तो फिर 1 रुपया भी इधर उधर होगा ना ऑनर फिर आपको सुना देगा कि तुम्हें पैसे इस चीज के दे रहा हूँ क्या मैं, इसी वजह से परेशान रहते हैं बंदे। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसकी, सिर्फ 1 दिन के लिए ना एक फिक्स डिपॉजिट की मुद्दत खत्म हो गई थी हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में। वो फिक्स डिपॉजिट करोड़ों का था,
एक दिन के लिए मुद्दत खत्म हुई ना तो वो फिक्स डिपॉजिट से ना सेविंग अकाउंट में आ गया पैसा, क्योंकि उसकी 1 महीने की मुद्दत होती थी, 1 महीना खत्म होने से पहले उसे दोबारा आपको फिक्स डिपॉजिट में डालना होता था। वो चीफ अकाउंटेंट का काम था। एक दिन भूल गया वो, उसने सेविंग अकाउंट में डाल दिए पैसे। अब सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट कम था, फिक्स डिपॉजिट वाले अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो लाखों का नुकसान हो गया। अब वो लाखों रुपए वो जो इंटरेस्ट आता ना उसे सैलरीज देते थे ऑर्गेनाइजेशन वाले। अब हो गई क्लास चीफ अकाउंटेंट की, और फिर उसने क्या किया चीफ अकाउंटेंट ने, उसने हमें सुनाया। वो क्या करेगा, उसने सारे डिपार्टमेंट को आगे तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोग, वो सारा शुरू हो गया। बहरहाल यही होता है। अब्बू अम्मी को डांटते हैं तो अम्मी बड़ी बहन को, बड़ी बहन क्या करती है, छोटा भाई जो है वो फिर उससे नीचे, इस तरह की सिलसिला चलता रहता है। और सबसे छोटा होता है वो गली में किसी को पीट के आता है। ये कहानियां चलती है। चले बहरहाल 2,85,82 कौन सा था बेटा ये अमाउंट? हाँ सही है। इसके अलावा बताएं लाइबिलिटी का, और बताएं लाइबिलिटी का कौन सा है? अकाउंट पेबल का बताइए ना कौन सी ट्रांजेक्शन है? परचेजेज ऑन क्रेडिट 2,82,500 क्या होगा अकाउंट पेबल? क्रेडिट 2,82,500। सामने क्या लिखेंगे? परचेजेस। अच्छा इसके बाद और बताओ, ये दो तो होंगे नहीं। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें मिलता है डिस्काउंट इसमें, तो क्या बनेगी एंट्री? अकाउंटेबल क्रेडिट। कितना था? 8,000। और सामने क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके बाद और कोई अकाउंट पेबल से जो ताल्लुक रखती है ट्रांजेक्शन बताएं। ओहो, अकाउंट पेबल डेबिट होगा ना, कितने से? 8,000 से। और यहां क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, और कौन सी है? रिटर्न आउटवर्ड। हमने रिटर्न किया, रिटर्न आउटवर्ड 6,000, फिर ये डेबिट होगा 6,000 से। सामने क्या आएगा? रिटर्न आउटवर्ड। और बताइए, सेट ऑफ 3500 से सेट ऑफ हो रहा है, सेट ऑफ में भी अकाउंट पेबल डेबिट होगा, और सामने लिखेंगे सेल लेजर अकाउंट। आप देख लीजिएगा कोई ट्रांजेक्शन बची तो नहीं, देखें जरा, कोई ट्रांजेक्शन बची तो नहीं बची तो बस एंडिंग बैलेंस पे आ जाएंगे। परचेज लेजर का ये कौन सा बैलेंस दे रहा है हमें? डेबिट 2560। डेबिट मतलब यहां लिखेंगे इसको 2560, लाइन के नीचे बैलेंस बीडी, और यहां डेट आ जाएगी अगले साल की 1 2015 जनवरी, और यही बैलेंस यहां पर लाइन के ऊपर आएगा 2560, और यहां लिखेंगे बैलेंस सीडी, और यहां डेट आएगी इस साल की लास्ट। अब देखिए कौन सी साइड कंप्लीट है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में मजीद कुछ पोस्ट नहीं होगा। अब जब वो क्रेडिट बैलेंस देगा ना तो वो ये लाइन के नीचे यहां आएगा और यहां लाइन के ऊपर आएगा, तो लाइन के ऊपर सिर्फ यहां पर अमाउंट आना बाकी है, मतलब सीडी बैलेंस यहां आना बाकी है। अब आप क्या करेंगे? आप इन सबको टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड वालों को। आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कहां पर, अगर ये इसके अगेंस्ट बैलेंस देता, क्रेडिट बैलेंस दे देता, तो फिर कमी यहां पर होती। सही, ओके, यही टोटल आप यहां पे कॉपी कर लेंगे। अब मुझे बताएं ये साइड कैसे कंप्लीट होगी? जब यहां बैलेंस लिखेंगे, अब इसमें से माइनस कर देंगे सम किसका? इन तमाम पोस्टिंग्स का, तो ये हमारा बैलेंस आ गया। दिस इज बैलेंस सीडी, और यहां डेट हम लिखेंगे 31, और यही बैलेंस सीडी यहां कॉपी होगा। डेट आएगी 2015 Jan 1, और ये आ जाएगा बैलेंस बीडी, और हम कॉपी कर देंगे इसको। तो देखिए इसमें कितनी वैरायटी आई। एक वैरायटी ये थी कि आपको क्रेडिट सेल, अगर अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों बैलेंसेस दे दे और परचेजेस गायब कर दे, दोनों बैलेंसेस दे दे, ये बैलेंस भी दे दिया, ये बैलेंस भी दे दिया, और ये गायब कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? ये बैलेंस भी दिया, इन सबको सम कर लेंगे और ये आ जाएगा। इसको यहां लिख के इसमें से ये अमाउंट और ये बिगिनिंग बैलेंस लेस करेंगे, आ जाएगा। सही, अब देखिए इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। बना लिया हमने, ये कर लेना, ये बहुत आसान है। हाँ, 2016
एग्जिबिट 31.6, ये मैंने फ्रैंकफर्ट की बुक से उठाया है। वो आपने देखा था कि मैंने एक वेबसाइट पर सारी चीजें सीक्वेंस में डाल दी। अभी तो इंटरनेट यहाँ चल नहीं रहा, अगर चल रहा होता तो मैं आपको दिखाता। उसमें हमने क्या किया है, हर फोल्डर आप खोलेंगे ना तो उसमें लेक्चर का लिंक भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, और एक्सरसाइज फाइल में सारे हैंडआउट्स दिए हुए। मैंने इनसे चेक भी करवाए थे, सारे हैंडआउट्स अपलोडेड है। अब हम जितनी भी हैंडआउट्स वगैरह होंगे वहीं पे मैं अपलोड कर दूंगा। उससे फायदा क्या है, जो हमने किया है सब सीक्वेंस में। आप यूट्यूब पे आप देखेंगे ना तो आप लेक्चर ढूंढना पड़ता है, आप कभी कभी ऊपर नीचे गए हुए होते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज रह गई और मैंने बाद में पढ़ाई, जैसे एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है वो रह गई थी, रिकॉर्डिंग में रह गई थी, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके उस सीक्वेंस में ही आपको वहीं मिल जाएगी। यूट्यूब में वो आपको आगे मिलेगी कहीं, क्योंकि वो डेट वाइज चल रहा होता है कि जब रिकॉर्डिंग होगी उसके आगे वो चला रहा होता है, तो वहां पर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में सारी चीजें मिल सकती है। आपको फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिवाइज करना है तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो लेक्चर है वो उसके फोल्डर के अंदर मौजूद है हैंडआउट के साथ, तो इसमें आसानी हो जाती है। नहीं, वो तो उसका लेक्चर तो यूट्यूब पे होगा उधर। मतलब ये है कि यूट्यूब पे क्या होता है कि आप एक लेक्चर अपलोड करें मैंने डेप्रिसिएशन का, फिर मैंने बैड डेट्स पढ़ाया, सही है, फिर डेप्रिसिएशन का एक सवाल मुझे करवाने का आपने बोल दिया, अब मैं वो करवा के रिकॉर्ड करूंगा ना तो यूट्यूब पे क्या होगा, वो बैड डेट्स के बाहर आ रहा होगा, यूट्यूब पे ही डालेंगे उसको, लेक्चर हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। लेकिन वहां पर हमने एक लिस्ट बना दी कि अगर कोई बंदा डेप्रिसिएशन पढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन में सारे लेक्चर लाइन से ही लगे हुए होंगे। अभी अगर होता फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, कल बताऊंगा मैं आपको। ओके, हैंडआउट्स आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं एक ही दफा मेहनत करूंगा, हैंडआउट वहीं अपलोड कर दूंगा, आप वो लिंक भेज दूंगा, लिंक खोलें, हैंडआउट में एक्सरसाइज फाइल में पढ़ें, आप उधर से डाउनलोड करें, क्या हुआ। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम मैनेज करते हैं। इसमें सेल लेजर का डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है, फिर ट्रांजेक्शन भी गिवन है, और फिर इन्होंने एंडिंग बैलेंस भी दोनों दे दिए। अब एंडिंग बैलेंस भी दोनों दे दिए इन्होंने, डेबिट भी क्रेडिट भी। चलिए सवाल पढ़ते हैं। इसका मतलब है कैश रिसीव, चेक रिसीव, किससे रिसीव किया होगा, ये कौन से कस्टमर से जिसको हमने उधार में बेचा होगा। कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और बैंक डेबिट। अच्छा, इसे चेक भी रिसीव किया, डिपॉजिट तो नहीं करवाया, इसको भी कैश ही बोलते हैं आप। कैश डेबिट और सेल लेजर क्रेडिट, मतलब फिर सेल्स लिखा हुआ है, ये नहीं बताया कौन सी सेल्स, तो फिर क्रेडिट सेल्स। जी एंट्री बनेगी सेल लेजर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बैड डेट रिटर्न ऑफ, अलाउंस ऑफ बैड डेबिट, सेल लेजर क्रेडिट या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश रिफंडेड टू अ कस्टमर हु हैव ओवरपेड हिज अकाउंट। जब कस्टमर हमें पे करता है तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, हम कलेक्शन करते हैं, हम एंट्री क्या बनाते हैं, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब वापस करेंगे उसको अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में बैलेंस आ रहा होगा ना कस्टमर का, तो उसको वापस डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे, उल्टी एंट्री बना देंगे। ओवर पेमेंट को वापस करने का तरीका यह है कि कलेक्शन की एंट्री को रिवर्स कर दो। चेक डिसऑनर्ड, इसका मतलब क्या है, कस्टमर ने हमें चेक दिए थे, हमने बैंक में जमा करवा दिए, इसका मतलब है जो ऊपर चेक रिसीव हुआ है ना उसको बैंक में ही डाल दें आप, क्योंकि डिसऑनर की जो बात कर रहा है इसका मतलब है कि हमने चेक बैंक में भिजवा दिए थे। अब डिसऑनर चेक में क्या करेंगे आप, अकाउंट रिसीवेबल वापस डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे। देखिए इसमें सारी किस्म की ट्रांजेक्शन आ रही। इंटरेस्ट चार्ज बाय अस ऑन ओवरड्राफ्ट डेट, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया कस्टमर को, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब इन्होंने एंडिंग बैलेंस दे दिया है, तो ये 10th क्वेश्चन है, करते हैं इसको। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, 7 मैंने करवा दिया, असल में ये 7 क्वेश्चन था जो मैंने करवाया, आप 5 नहीं था ये क्वेश्चन नंबर 7, यहां से देखेंगे आप, ये मैंने क्वेश्चन नंबर डालेंगे, सही है। फिर हम करते हैं अब कौन सा 10, चलें आप लोग करवाएंगे। 10 में क्या बनाना है हमें, सेल लेजर अकाउंट। सबसे पहले डेट, डेट क्या है, अगस्त 1 से अगस्त 31, ओके सही है जी। 2016 अगस्त 1 टू अगस्त 31, और यहां पर भी आ जाएगी 2016 अगस्त 1 टू अगस्त 31। अब आप बैलेंसेस लिखेंगे पहले जी।
सेल लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस 3816, तो आप 3816 यहां पे लिख के यहां क्या लिख देंगे, बैलेंस बीडी। फिर क्रेडिट बैलेंस दे रहा है 22 रुपए, तो आप यहां लिख देंगे बैलेंस बीडी 22 रुपए जी। इसके बाद ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ, कैश रिसीव 104, कैश डेबिट अकाउंट रिसीव क्रेडिट 104 रुपए, यहां क्या लिखेंगे हम, कैश लिखेंगे ना, ये अकाउंट रिसीव का अकाउंट है। उसके बाद चेक रिसीव हुआ बैंक में डालने आप, क्योंकि उसके आगे वाले डिसऑनर चेक वाले स्टेटमेंट से ये नजर आ रहा है कि ये डिपॉजिट करवा दिए, तो क्या करेंगे 6239, सही अमाउंट लिखा है, क्या लिखेंगे आप, बैंक। इसके बाद बताओ सेल्स, क्या एंट्री बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कितने से 7090, तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दो 7090 और यहां क्या लिखते हैं आप, सेल्स। नेक्स्ट राइट ऑफ अलाउंस ऑफ एडेड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 306 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, हमने क्या लिखेंगे, अलाउंस ऑफ एडेड। आगे बताएंगे, आगे क्या है, डिस्काउंट अलाउड और रिटर्न इनवर्स दोनों की वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा 298 अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और यहां क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, और अगला रिटर्न इनवर्स कितना है 664, तो 664 से रिटर्न इनवर्ट। एंट्रीज आती है, पोस्टिंग करें, काम करें, खत्म हो गई, देखिए कितना आसान है। इसके आगे देखिए 37 से हमने कस्टमर को पैसे वापस कर दिए, बताए ना, हमने पैसा वापस कर दिया ना, उसने ज्यादा पैसे दे दिए थे हमें। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट 37 रुपीज, यहां पे सामने कैश लिख देंगे। इसके बाद 29 से डिसऑनर हो गया चेक जी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, भाई एंट्रीज याद कर ले यार समझ के। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किया हमने कस्टमर को, चार्ज ऑन अस का मतलब होता है कोई हमसे ले रहा है इंटरेस्ट, चार्ज बाय अस मतलब हम ले रहे हैं उससे इंटरेस्ट। चार्ज का मतलब क्या होता है, डेबिट करना। हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो उस पर चार्ज किया है, जिस पे चार्ज किया है उसके लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए इनकम है। कितना ही 50 रुपीज, तो 50 रुपीज से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब देखिए ये कोई चीज उन्होंने हमसे छुपाई नहीं, सब कुछ दे दिया इन्होंने। अब बैलेंसेस भी उसने बता दिए तो डायरेक्ट बैलेंस पोस्ट कर देंगे। अब देखिए दोनों बैलेंसेस दिए उसने, अब अगर हमारा अकाउंट टैली, दोनों बैलेंसेस दिए तो हमारा अकाउंट टैली होना चाहिए, अगर नहीं हुआ टैली तो एरर है इसमें। अगर कोई एक बैलेंस छुपा दे दूसरा बैलेंस दे दे, फिर तो माइनस प्लस करके निकाल रहे होते हैं ना, उसे पता थोड़ी चलेगा। इन दोनों बैलेंसेस दे रही है तो अब, और बाकी चीजें भी सारी दे दी है, अब बैलेंस बराबर आना चाहिए। बराबर आने का मतलब है इन बैलेंसेस को डालने के बाद टोटल दोनों साइड का एक जैसा आना चाहिए। तो डेबिट बैलेंस 3429, डेबिट बैलेंस तो यहां लिखूंगा ना 34, ये बैलेंस यहां भी आएगा और यहां भी आएगा 3429। क्रेडिट बैलेंस 40, ये 40 यहां भी आएगा और यही 40 यहां भी आएगा। अब आप इसको कर लें टोटल, टोटल करेंगे ना दोनों साइड का टोटल एक जैसा आना चाहिए। ये हमने टोटल करना है, इसका कितना आ रहा है, ये 11, और इस साइड का भी वही आना चाहिए। अरे भाई फार्मूला कॉपी किया, ये अल्लाह के बंदे, ये देख ये फार्मूला कॉपी किया, अमाउंट थोड़ी कॉपी किया। एक्सेल में जब आप कॉपी करते हैं ना सेल को, तो अगर उसमें फार्मूला लगाए ना तो फार्मूला कॉपी होता है। पता है इसको तो क्यों ऐसा बोला है, इसका मतलब है दोनों साइड बराबर आ गई है। देखिए मैंने इसका सम किया ना बेटा और इसका सम किया है, तो बराबर आना चाहिए खुद ब खुद। जब दोनों बैलेंसेस दे दे, डेबिट का बैलेंस डेबिट में लिखा हमने लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में लिखा लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर, फिर इन दोनों साइड को टोटल करें। अगर बराबर आ गया तो आपका सेल लेजर अकाउंट सही है। अब जो लाइन के नीचे है वो क्या होगा, बैलेंस बीडी, दोनों जगह। यहां डेट लिख देंगे आप 2016 ही आएगा, सितंबर 1, और यही यहां पर भी आ जाएगा सितंबर 1, और ये लाइन के ऊपर डेट आएगी 31, और लिखेंगे क्या, बैलेंस सीडी
और यहाँ पर भी लाइन के ऊपर बैलेंस शीट ही, लाइन के ऊपर तो होता ही बैलेंस शीट ही है, और यहाँ डेट आ जाएगी 31। नहीं, कितना आसान था। एंट्रीज याद करें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये सारे आसान आसान सवाल आते हैं, इनको हम छोड़ लेंगे, आप खुद कर लीजिएगा। पैटी कैश जो है ना, वो छोटी मोटी पेमेंट्स को कहते हैं। पैटी मतलब स्मॉल। तो पैटी कैश पे की हमने सप्लायर को पेमेंट की है ना, तो उसमें फिर हमारे पास पैटी कैश फंड क्रेडिट होता है और अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा हमारा। इसकी एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट पैटी कैश फंड क्रेडिट। होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना छोटी पेमेंट के लिए एक अलग से फंड बना देते हैं, उसको कैश में से पे नहीं करते, कैश में से कैश निकाल के एक बंदे को दे देते हैं, वो पैटी कैशियर कहलाता है। तो जब भी पेमेंट, जब वो कैश में से वो पैसा निकाल के पैटी कैशियर को देते हैं ना, तो कैश कम हो जाता है, पैटी कैश फंड बढ़ जाता है। फंड बढ़ जाता है, होता वो कैश ही है, उसका नाम चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं पैटी कैश फंड। तो एंट्री बनाते हैं पैटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट। फिर जब वो बंदा पेमेंट करेगा ना फंड में से, तो उस वक्त कैश क्रेडिट नहीं होगा, उस वक्त एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और पैटी कैश फंड क्रेडिट होगा। तो सप्लायर को हम पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर सप्लायर को पैटी कैश फंड में से पैसा निकाल के दे रहे हैं तो अकाउंट पेबल पे तो डेबिट होगा, लेकिन अकाउंट पेबल डेबिट होने के बाद कैश क्रेडिट नहीं होगा, पैटी कैश फंड क्रेडिट होगा। पैटी कैश फंड एसेट है, करंट एसेट। इस वजह से, क्योंकि छोटी मोटी पेमेंट के लिए ना अकाउंटेंट्स के पास ना जाया जाए इस वजह से, वरना फिर अकाउंटेंट के बाद बार बार पैसे लेने जाएंगे ना आप कि भाई 100 रुपए दे दें, 200 रुपए दे दें, 400 रुपए दे दें, तो वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट काम है। तो एक छोटे अकाउंटेंट को कैश देकर थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप भी छोटी मोटी पेमेंट करते रहना और हिसाब किताब रखना है इसका। वो पैटी कैशियर कहलाता है, चाय पानी नस्वार वगैरह। ये मुझे बताएं सवाल में, इसको कर लें सॉल्व, चले 15वां कर लेते हैं हम लोग। इस सवाल को और पढ़ना पड़ेगा, देखें आप शुरू से पढ़ें इसको। द ट्रायल बैलेंस ऑफ आउटसाइज बुक लिमिटेड रिवील्ड अ डिफरेंस इन द बुक्स। ये कह रहे हैं हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट देखी ना, तो उसमें मसला है, प्रॉब्लम है। इन ऑर्डर दैट द एरर्स कुड बी लोकेटेड, इट वाज डिसाइडेड टू प्रिपेयर परचेज एंड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। उन्होंने फैसला किया भाई ये काम करते हैं, सेल लेजर परचेज लेजर अकाउंट बनाओ और देखो ये बैलेंस, ये क्यों फर्क आ रहा है। From the following information, prepare the control accounts and show where an error may have been made. बोल रहा है आप ये अकाउंट्स बनाएं और ये बताएं एरर कहाँ आ रहा होगा। अब देखिए एरर आने का मतलब क्या है, जहाँ पे कमी या इजाफा होगा वहीं एरर होगा ना। अगर डेबिट में कमी है, इसका मतलब है डेबिट में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई थी, या क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। गौर से सुनिएगा, अगर डेबिट में कम आ रहा है अमाउंट, इसका मतलब क्या हुआ, या तो डेबिट में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई जिसकी वजह से डेबिट में कम है, या फिर क्रेडिट में कुछ ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। और क्रेडिट में कम आ रहा है, रिकॉर्ड नहीं हुई, या फिर डेबिट में ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, हो सकता है ना इस तरीके से। अब हम ये जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो हमें मालूम चलेगा। अब इन्होंने यहाँ पे दोनों के बैलेंसेस दिए, अब डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस नहीं है, इसमें एक ही बैलेंस है। परचेज लेजर बैलेंस 19,420, तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, अकाउंटेबल क्रेडिट बैलेंस। सेल लेजर बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस। अभी 2015 की ट्रांजेक्शन दे रहे हैं। परचेज जर्नल किससे ताल्लुक है इसका, अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा, सेल लेजर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, चेक पेड टू सप्लायर, पेडी कैश पेड टू सप्लायर, चेक एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये सेट ऑफ भी दे रहा है 640 से। फिर नीचे दिसंबर में क्या दे रहा है, द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम द परचेज लेजर शो द टोटल ऑफ 20210। मतलब तमाम सप्लायर के अकाउंट टेबल को सम किया ना सब्सिडी लेजर को, तो ये अमाउंट आया। मतलब सबसे हमें ये लेने, और क्योंकि हम कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें हम तमाम सप्लायर के अकाउंट टेबल का सम लेके जाते हैं। पेपर में अगर आपको कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन दे दे और एंडिंग बैलेंस देने के बजाय वह आपको 6 सप्लायर्स के अमाउंट दे दे, उनको सम कर लोगे एंडिंग बैलेंस हो जाएगा। बिगिनिंग बैलेंस देने के बजाय आपको 10 सप्लायर के अमाउंट दे दे, तो उनको सम कर लेना, बिगिनिंग बैलेंस आ जाएगा। यहां इसने टोटल करके दिया है, जब भी देखें क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम द परचेज लेजर।
जितने बैलेंसेस थे अकाउंट पेबल के उनको सम किया तो ये आ गया। और सेल लेजर का बैलेंस कितना आ रहा है 38374। अब हम हाँ एंडिंग बैलेंस है ना, दिसंबर 31 लिखा हुआ है ना, सही है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए वैसे तो हमने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हमें दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सेल लेजर अकाउंट बनाते हैं। पहले डेट लिखेंगे हम, क्या डेट है 15 जनवरी 1 टू दिसंबर 31। तो हम लिखेंगे 2015। मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिसमें डिफरेंसेस हैं, सिमिलर टाइप वाले मैं छोड़ दे रहा हूं, आप कर लेंगे उसको। दिसंबर 31 और यहां भी आप यही लिखेंगे 2015 जैन 1 टू दिसंबर 31। अब बैलेंस बताएं, बिगनिंग बैलेंस सेल लेजर अकाउंट है, यस बिगनिंग बैलेंस आ रहा है 28227, डेबिट में लिख दो 28227, दिस इज बैलेंस बीडी। चलिए हो गई कहानी। अब आप मुझे बताएं ट्रांजेक्शंस जी। सेल जर्नल भाई आप आओ नहीं आओ मुझे क्या करना है, आप जाएं आराम से ऐश करें। नहीं ऐश करें, ओके सेल मैं करो ऐश करो बेटा, जिंदगी एंजॉय करो। अच्छा सही है, ओके जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए इंसान को। कब तक इंसान पढ़ बैठेगा और पढ़ता रहेगा, इंसान को चाहिए घूमे फिरे खाए ऐश करे। नहीं आप लोग करें, नहीं भाई ऐसे ये ना जो आंटियों की तरह ना हल्के हल्के नहीं बोला करो। हाँ मतलब सीरियल अल्फाज में नहीं बोल सकते ना, इज्जत करके नहीं बोलेंगे क्या जी। बेटा सेल जर्नल क्या एंट्री बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 305 824 305 824 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। आगे बताएं थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, लेकिन सोच लें जी। बेटा रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब है मर्चेंडाइज वापस आ रही है, आउटवर्ड मतलब मर्चेंडाइज वापस जा रही है। इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड क्योंकि कस्टमर वापस करेगा। कितना इनवर्ड वाला अमाउंट 3618 जी 36 क्या लिखूं रिटर्न, क्योंकि इसकी एंट्री बनती है रिटर्न इनवर्ड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। आगे चलें जी और बताइए जी। बेटा अकाउंट रिसीवेबल वाली बताओ ना यार, टाइम जाया नहीं करो, नीचे रखो पाऊं। हाँ जी मंत्र नहीं पढ़े आप, मुंह मंत्र पढ़ रहे हैं। कौन सी वाली है, चेक एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 287317 क्या एंट्री बनेगी। अभी तो कैश दोनों मिला दिया ना, कैश ही लिख दो। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 287317 287317 कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो यहाँ कैश लिख दिया हमने। और बताओ जल्दी नहीं बताओ बेटा, टाइम थोड़ी। डिस्काउंट अलाउड 4102 क्रेडिट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा क्रेडिट डेबिट 4102 सही अमाउंट लिखा है। यहाँ क्या आएगा डिस्काउंट अलाउड। इन क्वेश्चंस को घर पे जाके खुद अटेम्प्ट देना। इसके बाद बताओ बैलेंसेज ऑन द सेल लेजर सेट ऑफ अगेंस्ट 640 अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सामने लिख देंगे परचेज लेजर। चलो ये हमने कर दी पोस्टिंग। आप देखेंगे हमें बैलेंस खुद दे रहा है, ये बोल रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है, कौन सा डेबिट क्रेडिट दोनों दे रहा है, एक ही बैलेंस दे रहा है, तो एक ही है ना, क्योंकि बिगनिंग में भी एक ही बैलेंस था 38374। तो ये मैं कहां लिखूं डेबिट में 3837 सही लिखा है मैंने बैलेंस 38374 सही है। अब देखिए इन क्वेश्चन में ना दोनों लेजर जो हम बना रहे हैं इसमें इन्होंने सब हमें बता दिया, लेकिन इसके बैलेंस में ना डिफरेंस आएगा। वो यही तो बोल रहे हैं कि भाई एरर हुआ है, आप बताएं कौन सी साइड पे डिफरेंस आ रहा है।
अगर डिफरेंस आ रहा होगा तो हम कम्युनिकेट करेंगे कि ये डिफरेंस आ रहा है और इसका ये रीजन हो सकता है। अब देखिए हम करते हैं इसको पहले तो, दिस इज व्हाट बैलेंस बीडी, और यहां डेट आएगी 2016 Jan 1, और यही बैलेंस यहां पर भी आ जाएगा, और यहां डेट लिखेंगे बैलेंस सीडी, और यहां आ जाएगी 31। अब आपको इस अकाउंट को टोटल कैसे करते हैं, कौन सी साइड पता है हमें, तो आप इसको टोटल कर लें, उस साइड का भी वही टोटल आना चाहिए, वो भी पता हो गई पूरी। अब अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं है और सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई नहीं। अब देखिए दोनों साइड बराबर है, डेबिट साइड का टोटल भी और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों बराबर है, इसका मतलब है देयर इज नो एरर रिलेटिंग टू अकाउंट रिसीवेबल। होता तो फिर फॉर एग्जांपल डेबिट में आ रहा होता 3,30,000 टोटल, तो फिर हम क्या बोलते हैं 4,051 की ट्रांजेक्शन डेबिट में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई या क्रेडिट में ज्यादा रिकॉर्ड हुई हुई है, इसको सर्च करो, पता चल गया ना हमें, या तो अकाउंट रिसीवेबल कम डेबिट हुआ हुआ है या अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा क्रेडिट हुआ हुआ है, तो उन ट्रांजेक्शंस को फाइंड आउट किया जाएगा और देखा जाएगा। अकाउंटेंट ही करेगा ना या फिर ऑडिट डिपार्टमेंट करेगा। आप अगर ऑडिट डिपार्टमेंट ने आपको सिर्फ बता दिया कि डिफरेंस हो तो फिर आप करें फाइंड आउट, आप लोग पेपर में नहीं करेंगे फाइंड आउट। मैं जब भी आपसे बात कर रहा हूं मैं आपको रिलेट करूंगा ना कि आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे, तो आप अपनी फर्म में फाइंड आउट करेंगे। भाई अगर ये डिफरेंस मालूम नहीं चला तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस ही बराबर नहीं आ रहा होगा, मसला चलेगा ना। एरर्स को देखिए साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस बना के पहले एडजस्टिंग एंट्री बना के उसको अपडेट करते हैं। जब हम अपडेट करते हैं ना उसके बाद फिर हम एरर्स को फाइंड आउट भी कर रहे होते हैं, साथ साथ उन एरर्स को भी एलिमिनेट करना होता है। तभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे करेक्शन ऑफ एरर, जिसका ताल्लुक है तो अकाउंटिंग साइकिल से, लेकिन पढ़ाया उस वक्त नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त पढ़ाया जाएगा तो तुम लोग रॉकेट की तरह उड़ जाओगे, खतरनाक हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अब आपको आसान लगेगा। लेकिन उस वक्त कितनी टेंशन होती है, एडजस्टमेंट भी सीख रहे हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती है। अब आप अलग से पढ़ लोगे करेक्शन ऑफ एरर, और मैं ये कहूंगा आपसे अब ये करेक्शन ऑफ एरर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल के साथ आएगा, अलग भी आ सकता है उसके साथ भी आ सकता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो न्यूमेरिकल होता है उसमें एडजस्टमेंट आती है, तो एडजस्टमेंट के साथ करेक्शन ऑफ एरर की भी कुछ ट्रांजेक्शन डाल सकता है, तो आप बना लेंगे आप जब पढ़ेंगे तो। अब हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट, अकाउंट पेबल परचेज लेजर अकाउंट। आइए तो इसमें इन्होंने इसका बैलेंस दिया हुआ है 19,420। अच्छा पेपर देते वक्त एक एहतियात जरा याद रखिएगा, अगर कल आपका पेपर है तो आज आपको भरपूर नींद लेनी है, आपको उससे पहले करना है सारा रिवाइज। पेपर कल होने वाला है तो आज वाले दिन आप मैक्सिमम शाम तक पढ़ेंगे, उसके बाद आप आराम करें, कहीं घूमने फिरने नहीं चले जाएं वरना वहीं थक जाएंगे आप। आपको रिलैक्स होना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने का मतलब है आराम करना है, सोना है, नींद पूरी करनी है। इफ यू आर फ्रेश इन द मॉर्निंग तो जो चीजें आपको मुश्किल भी लगती होंगी ना वो भी आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो चांद रात को पढ़ रहा होता है बैठ के, कल पेपर है वो रात भर पढ़ा उसने, 5 बजे तक पढ़ा, वो पेपर में बैठा हुआ है तो उसकी आंखें बंद हो रही है, तो उसको जो आता है ना वो भी गलत कर देगा। इसी वजह से पेपर से पहले वाले दिन आपको अच्छी नींद लेनी है, आगे आपकी मर्जी है। मैंने मशवरा इस वजह से दिया है ताकि आप लोग अल्लाह करे इंशाअल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से सारे पेपर निकालते चले जाए। देखिए हर चीज को हासिल करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, मेहनत के साथ साथ। अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो आप मेहनत ज्यादा भी करेंगे ना, रिजल्ट सही नहीं निकलेगा आपका। प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। जैसे क्या, अब देखिए एफएफए का सिलेबस इतना बड़ा है कि इसको पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, तो हम अकाउंटिंग साइकिल ही पहले पढ़ा देते हैं ईजान को, तो विधान हमें सिखा रहा होता है बाद में कि ऐसे होगा ऐसे होगा। अकाउंटिंग साइकिल को पीछे से निकालने, एज्यूम करें मैंने पहले आपको इन्वेंटिव वैल्यूएशन पढ़ाया है, बैड डेट्स पढ़ाया है, अब अकाउंटिंग मुश्किल लगेगी। बैड डेट्स पढ़ते वक्त मैं आपको कोई रीजन नहीं समझा सकता अगर अकाउंटिंग साइकिल पीछे खाई हो। नहीं बेस्ट नहीं, ये बुक्स के अंदर आप हाका बैटनर की किताब उठाएं, मैंने थोड़ी ये तरकीब निकाली है। हाका बैटनर की बुक के अंदर ही चैप्टर ऐसी हैं, शुरू में सारे चैप्टर अकाउंटिंग साइकिल के हैं,
तब जाके बाद में इन्वेंट्री रिसीवेबल पढ़ा रहा है वो, वरना पहले चैप्टर में रिसीवेबल इन्वेंट्री नहीं डाल देता वो। आप उठाइएगा उसके बुक्स को, मेरी तारीफ थोड़ी है। तो हाका बेटनर की बुक है, मिक्स एंड मैच की किताबें हैं, उसकी किताब उठाए आप, फ्रैंकवुड की, उसमें भी ऐसी है। ये उस्ताद लोग हैं ना, हमने तो इनसे सीखी है सारी चीजें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिगनिंग बैलेंस, कितना बैलेंस है 19,420, कहां लिखूं, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट क्रेडिट दोनों में लिख दूं, बैलेंस बीडी कितना है 19,420, ये हमने बैलेंस लिख दिया। अब सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दें, बताइए आप लोग बताएंगे, मैं खुद नहीं लिखूंगा ये जी। अकाउंटेबल डेबिट क्रेडिट कहां पर आएगा, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो क्रेडिट होगा 210 416, 210 416 से यहां पर आ जाएगा, क्या लिखूं यहां पे, परचेजेस, सिर्फ परचेजेस, जनरली लिखे। इसके बाद बताएं, रिटर्न आउटवर्ड हम रिटर्न करेंगे, कितना है 1452, तो क्या करूं मैं, क्या एंट्री बनती है रिटर्न आउटवर्ड की, नहीं अकाउंटेबल डेबिट, अकाउंटेबल डेबिट 1452, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, रिटर्न आउटवर्ड। और मुझे बताइए 1452 था ना, यस, और बताइए चेक पेड टू सप्लायर जी, अकाउंटेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 205 419, अकाउंटेबल डेबिट 205 419। पेमेंट के वक्त तो बेटा बैंक फॉरन कम करना होता है ना, वो रिसीट वाली बात बताई मैंने। रिसीट में हम देखते हैं कि हमने डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया। इसके बाद पेडी कैश पेड टू सप्लायर, इसमें भी अकाउंटेबल डेबिट होगा 62 रुपए से, अकाउंटेबल डेबिट 62, और यहां आएगा पेडी कैश फंड, अभी मैंने आपको ये बताया था, पेडी कैश फंड से पेमेंट होती है। और ये तो अकाउंट रिसीव से ताल्लुक रखता है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या बनती है, अकाउंटेबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, कितना है 1721 अकाउंटेबल डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। अब बताइए इसके अलावा उसने हमें दिया हुआ एंडिंग बैलेंस, सेट ऑफ भी है, सेट ऑफ कितने से 640 से जी, क्या करेंगे, अकाउंटेबल डेबिट 640 है ना जी, यहां क्या आएगा, परचेज नहीं सेल लेजर, परचेज लेजर में अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, सारी पोस्टिंग हमने कर ली, एंडिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा। एंडिंग बैलेंस लिखने के बाद दोनों साइड का टोटल एक जैसा आना चाहिए, नहीं आया तो इसका मतलब है एरर है, और वो एरर क्या है हम सजेस्ट करेंगे उसको कि ये हो सकता है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि शुरू में बोल रहे हैं भाई कि इन ऑर्डर, पता है यार उर्दू में छींक आ जाएगी खतरनाक तरीके, in order that the errors could be located it was decided to prepare purchase and sale ledger account। अब हम एरर को लोकेट करते हैं, एंडिंग बैलेंस बताएं, परचेज लेजर का आ रहा है 20,210, कहां लिखूं ये बैलेंस, क्रेडिट ने, हाँ 20,210, और यहां आ जाएगा बैलेंस बीडी, भाई क्या सीडी, पे बिल है, पे बिल, यहां डेट क्या आएगी, और फिर इसके बाद यही बैलेंस 20210 यहां कॉपी हो जाएगा, और यहां आएगा बैलेंस सीडी, यहां डेट क्या लिखेंगे 31। अब टोटल कर लेते हैं, असल में इस वजह से ये जरूरी है आपके लिए कि पेपर में ना ये यूज कर रहा होगा, पेपर में यूज कर रहा होगा ये, और जब पेपर में यूज करेंगे ना, फिर आप अगर आदी नहीं होगी यूज करने के तो आप फिर कंफ्यूज हो सकते हो। इसी वजह से आप लोग एक काम करें कि आप इसको लिखें, CFBF भी होता है, सही है, डी की जगह पे F आ जाता है, कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड। अब दोनों साइड टोटल कर लेते,
अच्छा, अब आप इस साइड को भी टोटल कर लें, बताइए क्या दोनों साइड बराबर आई? दोनों साइड बराबर नहीं आई। कितने का फर्क है? इसके लिए आप क्या करें, क्रेडिट साइड में से माइनस कर लें। कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट साइड बढ़ी है। ये 332 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? 332 से क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा है। इसका मतलब है या तो ऐसा हुआ होगा कि कोई सेल वगैरह हमने की होगी, परचेज हमने की होगी, लायबिलिटी नहीं बढ़ाई होगी 332 से, या फिर ऐसा हो सकता है कोई रिटर्न हुआ हो या फिर कोई पेमेंट की हो और हमने जो है वो उसे डेबिट ना किया हो सकता है। तो हमने देखिए इसका कॉमेंट यहाँ लिखा हुआ है, परचेज लेजर अकाउंट हैज द डिफरेंस इन डेबिट साइड विद द अमाउंट ऑफ 332। डेबिट साइड में कम है, और माइनस भी करके दिखा दिया 229836 माइनस 229504। सो देयर मे बी एन एरर एट द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों जगहों पे एरर हो सकता है। डेबिट साइड पे कैसे? हमने कोई चीज डेबिट ना की हो, और क्रेडिट साइड पे कैसे? हमने कोई चीज ज्यादा क्रेडिट कर दी हो। डेबिट साइड में भी अंडर कास्ट बाय 332 हो सकता है, डेबिट साइड में कमी हो, और क्रेडिट साइड में भी ओवर कास्ट हो सकता है, क्रेडिट साइड में ज्यादा हो। तो फाइंड आउट करें और इससे फिर एलिमिनेट करें कि क्या मसला है। तो हमने उसको बता दिया कि सेल लेजर में मसला नहीं है, परचेज लेजर में एरर है, तो उसे फाइंड आउट करें आप। ओके, ये भी हमने कर लिया अल्लाह के करम से। देखना आप कितनी प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। 16वां सवाल, ये आप करिएगा घर पर। इसमें देखिए आप अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस दे रहा है, अकाउंट पेबल का भी डेबिट क्रेडिट दोनों दे रहा है। इसकी ट्रांजेक्शन देखिए, कोई नई ट्रांजेक्शन नजर नहीं आ रही आपको। तीसरा ये लिखा हुआ है ना, अकाउंट रिसीवेबल सेटल बाय कॉन्ट्रा अकाउंट्स विद अकाउंट टेबल, ये सेट ऑफ है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये कर लेना, आसान सा छोटा सा सवाल है। ये क्यों करने का बोल रहा हूं मैं आपको? क्योंकि इसमें दोनों बैलेंसेज हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों। करिएगा इसको, और अल्लाह आप पर इतना मेहरबान है कि इतने प्यारे प्यारे सवालात आपको दे रहा है। हम 18वां सवाल करेंगे। 18वां सवाल, सेल्स जर्नल को सेल्स डे बुक भी कहते हैं, परचेज जर्नल को परचेज डे बुक भी कहते हैं। परचेज डे बुक, देखिए सेल्स जर्नल कहते हैं अमेरिकन, अब ब्रिटिशर कहते हैं सेल्स डे बुक, परचेज जर्नल्स कहते हैं अमेरिकन, ब्रिटिश वाले कहते हैं परचेज डे बुक। ये अपने आप को थोड़ा एक दूसरे से अलग रखने के लिए टर्मिनोलॉजीज चेंज कर लेते हैं, तो समझ में तो हमें फिर भी आ गई है। ये सवाल जो है ना 18वां, ये मैंने यहां पे कॉपी किया हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, यही सवाल है ये 18वां। इसे हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक दिस मे बी द लास्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। इसके बाद आप देख लीजिएगा, और कोई इस क्वेश्चन प्रॉब्लम करे तो बता दीजिएगा, और उसके बाद फिर हम अपना न्यू टॉपिक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आज ये मैं कल बोलूंगा ना कि आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। 2011 अप्रैल 1 आज वो चल रहा था पोर्टल, आज नहीं चल रहा ना पोर्टल, अटेंडेंस ये फाइल में हुई है। ओके बेटा, परचेज लेजर बैलेंस अप्रैल 1 को 1 लाख रुपए दिया हुआ, ये लायबिलिटी हो गई। सेल लेजर बैलेंस ये डेबिट में दिया हुआ, ये हमारा रिसीवेबल है। अब मैंने ना यहां पर लिखा हुआ था वो मैंने मिटा दिया है। आप मुझे बताएं कौन सी ट्रांजेक्शन का ताल्लुक किससे है? सेल्स डे बुक मतलब सेल्स जर्नल, किससे ताल्लुक है इसका? अकाउंट रिसीवेबल या पेबल? अकाउंट रिसीवेबल। ऐसा कर लेने से ना आपको पेपर में आसानी होगी। एक दफा अगर आप ये कर लें तो फिर बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। वरना स्टूडेंट क्या करता है, बार बार सवाल पढ़ रहा होता है, जिससे उसका मल्टीपल टाइम एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से उसका टाइम वेस्ट होगा। सीपीएम में पेपर हुआ, अकाउंट्स का पेपर, तो कुछ बच्चों ने टाइम से पहले कर लिया, कुछ ने एंड टाइम पे किया, कुछ बोला सर हमसे मैनेज नहीं हुआ। किससे मैनेज नहीं हुआ? नहीं, अभी जो मैं बता रहा था आपको, बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप अपना डाटा बना लो ना, शॉर्ट में डाटा बना लो, फिर उसी से लो आप, लेकिन डाटा गलत नहीं बना देना। पता चला डाटा गलत बना दिया। परचेज डे बुक ये कहाँ जाएगा? अकाउंट पेबल में। इसके बाद चेक एंड पेड कैश, हाँ ये क्या जाएगा? पेबल में। पेबल भाई पेमेंट की है। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव, परचेज डिस्काउंट है पेबल।
डिस्काउंट अलाउड, रिसेबल, और सेट ऑफ रिसेबल एंड पेबल। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड डे बुक, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है ना, अकाउंट पेबल। बैड डेट्स, तो सिर्फ बैड डेट्स लिख दिया ना तो इसका मतलब है ये राइट ऑफ की बात कर रहा है, यानी कि कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ बैड डेट्स लिखने का मतलब है राइट ऑफ होगा, वरना तो फिर बैड डेट्स की एंट्री में तो अकाउंट रिसीवेबल आता ही नहीं है। एस्टिमेटेड बैड डेट्स की एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल थोड़ी आता है, उसकी एंट्री बनती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, तो जब लिखे ना तो राइट ऑफ ही होगा। रिटर्न इनवर्ड डे बुक सेल रिटर्न, अकाउंट रिसीवेबल, और ये आगे कस्टमर से कलेक्शन हुई अकाउंट रिसीवेबल। अब जिंदगी हो गई आसान, इसने बोला एंडिंग बैलेंस निकालो, सारी पोस्टिंग करेंगे, एंडिंग बैलेंस निकाल देंगे। ये करते हैं इसको। पहले कौन सा अकाउंट बनाए, फरमाइशी प्रोग्राम, सेल लेजर अकाउंट। आज जाके इसका हैंडआउट पढ़ लेना, जो डिस्कशन हो कल ही कर लीजिएगा, या फिर एक काम करें परसों तक कर लें, हम वो शुरू कर लेंगे टॉपिक। अगर एक आध सवाल आपको करवाना हो तो मैं करवा दूंगा सॉल्व आप। हाँ अभी बात कर लेते हैं। सेल लेजर अकाउंट जी, डेट बताइए। 2011 अप्रैल 1 टू अप्रैल 30। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट आप यहां पढ़ रहे हैं एफएफए में, लेकिन हो सकता है आगे वाली अकाउंटिंग में आपको इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाए, तो आपको इसी वजह से ये याद रखनी है चीजें। एफएफए में यूज होने वाली चीज, पढ़ने वाली चीजें अगली अकाउंटिंग में यूज होंगी। वहां टीचर बोलेगा इसका कंट्रोल अकाउंट बना लो, ऐसे बोलेगा, वो बोलेगा बैटर एस्टिमेट कर लो, मैं आगे से करवा रहा हूं, तुम लोग बैटर एस्टिमेट करो, मैं आगे करूंगा। और बोलेंगे ये कैसे करेंगे, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। बेटा इसकी एडजस्टमेंट पास कर लें, फिर आगे से हम सॉल्व करते हैं, ऐसे बात होगी वहां। टाइम होगा तो पढ़ाएंगे आगे। असल में मेरी एक तो सीबीएम में क्लासेस होती हैं, और मामा पारसी में मैं होता हूँ सुबह, अभी मेरा टैक्स का काम भी है, तो एक ही सेशन की मेरे पास टाइम बचता है यहाँ के लिए, इसी सेशन में। सही, चलो अभी ये पढ़ लें पहले। अब सेल लेजर का पहले बैलेंस 50,000, बैलेंस बीडी 50,000। हम लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब ये हम तारीफ वारीफ नहीं कर रहे, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे काम नहीं कर रहा कोई। हम जैसे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हैंडआउट्स में सॉल्व करके आपको दे रहे हैं, किसी क्लास में नहीं होता ये, वो बोर्ड पर काम करते हैं लोग। इससे फायदा ये होता है कि हम लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं, हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनके मुकाबले में। वो अगर एक चीज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हम 7-8 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें कॉपी तो करना नहीं है, ना ही आपको कुछ लिखना है, सब लिखा हुआ मिलता है आपको, और दूसरा आपके पास हर चीज हर वक्त मौजूद है। इसी वजह से हम लोग एफिशिएंट हैं। मगर सबको ये करना चाहिए, और मुझे इसमें और चीजें अच्छी करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे मैंने एक चीज सोची है, अगर टाइम मिले क्विज का, तो मैंने ये वेबसाइट पे चीजें डाली, वहाँ क्विज क्रिएट होगा, क्विज क्रिएट होगा, आप जाएंगे क्विज अटेम्प्ट देंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपको ये भी नजर आएगा आपने कौन कौन से क्विजेस के आंसर गलत दिए थे, कौन से सही दिए थे। वेबसाइट्स पे होते हैं, तो ये जो टॉपिक से ऐसे क्विजेस बन सकते हैं। अब मुझे जितना टाइम मिलेगा ना उतने क्विजेस मैं बनाऊंगा, अब जो नहीं बचा टाइम फिर अगले दफा के लिए बनाएंगे। फिर तो एक दिन आएगा वो बहुत एक्सटेंसिव काम हो जाएगा, वो हम जमा करें। अभी हैंडआउट्स आपको मिलते हैं सोल्यूशन वाले, और जब मैंने बनाए हुए हैं कि एक दिन में थोड़ी बने। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने इन चीज़ों को बनाया था, तो तकरीबन मेरे घर पर ना 4-5 घंटे लगते थे, क्योंकि तो पढ़ा दिया जाता था, उसको फाइल में कन्वर्ट करो और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो टाइम लगता था उसमें। अब मुझे टाइम कम लगता है क्योंकि ये सब बना हुआ है मेरे पास, अब मैं उसके आगे वाला काम कर रहा हूँ जी। ट्रांजेक्शन बताएं छोड़ें, हाँ सेल्स डे बुक, लेकिन अगर आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्या करूं, डेबिट। भाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है ना सेल्स में, 5 लाख से, और सामने क्या आ जाएगा सेल्स। इसके बाद परचेज नहीं, अकाउंट पेबल वाला देखे ना, अकाउंट रिसीवेबल वाला, सेल डिस्काउंट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा 5,000, सामने आ जाएगा सेल्स डिस्काउंट। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल वाला देखिए, ये 10,000, अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000, सामने क्या आएगा अकाउंट्स पेबल, यानी कि परचेज लेजर। इसके बाद
इसके बाद बैड डेट्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्या करूंगा, क्रेडिट, 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा और सामने क्या आ जाएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज डन। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड, इसमें अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, क्रेडिट डेबिट। ये जो रिटर्न इनवर्ड डे बुक है सेल रिटर्न, इसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, ये मैंने ना समझाने के लिए सेल रिटर्न लिख दिया, ये पेपर में लिखा हुआ थोड़ी आएगा फिर सेल रिटर्न, क्रेडिट और सामने क्या आएगा, रिटर्न इनवर्ड्स। और बताएं और कोई अकाउंट रिसीवेबल का है, 2,50,000 से कलेक्शन हो रही है तो आप 2,50,000 से यहां लिखते हैं कैश। और कुछ है देखें, सब लिख दिया हमने, कैश एंड चेक दोनों है ना, डिपॉजिट तो नहीं करवाए ना, तो कैश लिखेंगे ना दोनों को। और बताएं एंडिंग बैलेंस नहीं दिया सर, एंडिंग बैलेंस हम खुद निकाल लेंगे, डेबिट साइड की भी तमाम चीजें मौजूद है, क्रेडिट साइड की भी तमाम चीजें मौजूद है, टोटल करें फुटिंग करके बैलेंस निकाल लें। तो ये सवाल मैंने क्यों करवाया, देखिए इसमें टर्म्स डिफरेंट यूज हो रही है, सेल्स जर्नल को सेल डे बुक बोल दिया, इसके अलावा ये जो मैंने सेल रिटर्न लिख के दिया है ना आपको, ये उसने सेल रिटर्न नहीं लिखा था सवाल में, उसने तो लिखा था रिटर्न इनवर्ड डे बुक, ये मैंने समझाने के लिए सेल रिटर्न लिख दिया कि इसका मतलब सेल रिटर्न होता है, ये आपको याद कर लेनी है, पेपर में सिर्फ सेल रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद आप सोच रहे हैं इनवर्ड यार रिटर्न इनवर्ड कौन सा था, अब आप जो है वो हैंग हो गए, हैंग नहीं होना है, एक दूसरे से डिस्कशन करते रहा करें, अचानक से पूछना सवाल, चाय पी रहा है बंदा, आप पहुंच गए, बताओ बेटा रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, तो चाय रख देगा फिर सोच के आपको बताएगा, सही है क्या, वो बोलेगा यहां से जाओ जो भी है, लेकिन आपका रिवाइज हो जाएगा। ऐसा करते हैं आप लोग, ए भाई चाय मंगवाने की बात नहीं कर रहे, बात पूछ रहे, बिल्कुल तुम जो है ना खाला शकूरन हो। बैलेंस कहां पर आएगा बेटा इसका, क्रेडिट में, क्रेडिट में कम होता है ना तो हम इसको बैलेंस निकाल लेंगे और यही बैलेंस यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप बना लेंगे ना अकाउंट टेबल का, अकाउंट बना लेंगे या करवाऊं इसको सॉल्व, सोल्यूशन में भेज दूंगा आपको इसको, ये हो गया ना। अब मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करता हूं, बैलेंस बीडी, यहां डेट आ जाएगी 30 और यहां डेट आएगी अप्रैल के बाद, अप्रैल मई 1। सोल्यूशन में आपको भेज दूंगा इसके सारे, हमारे पास सॉल्व हुए हैं। अब सुनो, व्हाट इज द टाइम, 2:30। मैं आपको ये तो आप कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट दीजिएगा, सारे करिएगा इसके क्वेश्चन, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है कितने इसके, 19 क्वेश्चन है, आप सारे अटेम्प्ट दीजिएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन उठाएं, पहले छोटे छोटे करें, जो मैंने करवाए पहले उन्हें सॉल्व करें। हमेशा पढ़ने का तरीका ये होता है, जो टीचर ने पढ़ाया ना पहले वो आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन उठा के सॉल्व करें। आप डायरेक्ट अगर दूसरे क्वेश्चन उठाएंगे नहीं होंगे आपसे, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हो जाएंगे। अब सुने, मैं आपको बैड डेट्स के बारे में एक बात बताने वाला हूं, सही, तो वो सुनिएगा जरा, लेकिन पहले इसको हम खत्म कर देते हैं। कंट्रोल अकाउंट खत्म हो गया, बाकी आपको सोल्यूशन हम भेज देंगे, सही है बेटा।